नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी सिटिल्स पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 2, जिसका नाम है लाहसा की ओर। तो ये जो पाठ है ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है एक यात्रा वृतांत के रूप में। तो जब राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की यात्रा की थी, तिब्बत की यात्रा जब उन्होंने की थी, तो वहां पर उन्होंने लाहसा के रास्ते यानी कि जो उन्होंने ये यात्रा की, इस यात्रा के दौरान उनको किस किस तरह की परेशानी हुई, किस किस तरह का वहाँ का दुर्गम वहाँ के रास्ते थे और क्या क्या चीजें उस रास्ते में उनके साथ हुई और किस तरह की घटनाएं वहाँ पर होती थी। क्योंकि उस समय पर जब उन्होंने ये यात्रा की तो उन्होंने बताया कि उस समय पर भारत में मतलब डायरेक्टली आपको चीन या तिब्बत की यात्रा करने का अधिकार नहीं था। तो उसी के बारे में, उसी यात्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके नैनीहाल गांव जिला आजमगढ़, नैनीहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था और उनका मूल नाम, जो उनका मेन नाम था, केदार पांडे था। और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो देखिए, क्लास 9th के आप बच्चे हैं और ये जो आपका चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप जब क्लास में पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में आपका एक तो अपठित गद्य खंड आता है, गद्यांश आता है, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं, और एक पठित आता है। तो पठित में क्या होता है कि आपको कई बार लेखक के बारे में, पाठ के बारे में लिखने को आता है, तो इसीलिए आपको लेखक के बारे में भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो राहुल सांकृत्यायन जी, जो मूल रूप से पहले हिंदू हुआ करते थे, हिंदू थे, जिनका मूल नाम केदार पांडे था, और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। और बाद में उन्होंने 1930 में लगभग 33 ईयर्स के बाद, 33 साल के लगभग यहाँ पर 37 साल के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया श्रीलंका में जाकर, और तभी से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। और राहुल सांकृत्यायन जी पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें इन भाषाओं का महापंडित माना जाता था। तो देख सकते हैं आप कि एक व्यक्ति को अगर इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान हो तो उसे महापंडित तो कहना बनता है। उन्हें पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी के अलावा भी बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, यानी कि उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी, उनमें कुछ उपन्यास, कुछ कहानियां, कुछ आत्मकथ्य, कुछ यात्रा वृतांत, कुछ जीवनियां, कुछ आलोचनाएं, शोध आदि उन्होंने अनेक अलग अलग विधाओं में साहित्य का सृजन किया। यानी कि जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, बहुत एक बड़े साहित्यकार आप देख सकते हैं। उनकी अलग अलग विधाओं में उन्होंने उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, आत्मकथ्य भी लिखे हैं, यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, जीवनियां भी लिखी हैं, और आलोचना और शोध पत्र भी उन्होंने लिखे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कई अलग अलग ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जो ग्रंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्ध दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं।
साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है और राहुल जी बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जो प्राय लुप्त प्राय थी, यानी कि लुप्त थी, और उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रयोग करके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने जीवन में की। तो इस तरह से हमने इनका यहाँ पर जो छोटा सा जीवन परिचय है जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी भाषाई ज्ञान के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके लेखन के बारे में और साथ ही उनके जीवन के विषय में। तो जो बाकी का जीवन परिचय है आप इसको आगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ये लाहसा की ओर हमारा जो चैप्टर है ये राहुल सांकृत्यायन जी की एक प्रथम तिब्बत यात्रा है और जो उन्होंने एक छद्म के वेश में की थी। छद्म यानी कि भिखारी के वेश में उन्होंने ये यात्रा की थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया उस समय पर तिब्बत की यात्रा की यहाँ पर हमें अनुमति नहीं थी, तो जो भी जाता था वो इसी तरह से वहां पर जाता था, चोरी छुपे जाता था। तो उन्होंने अपनी इस यात्रा को एक छद्म, एक भिखारी के वेश में की। तो उन्होंने, अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे पूरी यात्रा का वृतांत उन्होंने यहाँ पर बताया है और साथ ही वहां के लोगों के विषय में बताया है कि वहां के लोग कैसे, वहां के लोगों के अंदर जो एक आज भी जो समाज में उपस्थित है, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन जो आज भी है जाति पाति का भेदभाव, वो उस समय पर वहां के लोगों में बिल्कुल भी नहीं था। आप आगे देखेंगे चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी इस यात्रा को लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। लाहसा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था। वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था और फिर कडिल्ड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ने ही नहीं, हिंदुस्तान की भी कई चीजें तिब्बत जाया करती थी, इसी रास्ते थे। यानी कि जब कलिड पोर्ट जो रास्ता था वो जब नहीं खुला था तो उस समय पर हिंदुस्तान से भी, यानी कि भारत से भी बहुत सारी चीजें तिब्बत जाया करती थी। यानी कि एक व्यावसायिक रास्ता, व्यापारिक रास्ता या सैनिक रास्ता भी ये था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले यहाँ पर बने हुए थे। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी अपनी यात्रा के दौरान। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इसीलिए वहां पर जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें चीनी पलटने, जिनमें ये जो चीनी पलटने हैं यानी कि चाइना की जो पलटने हैं, सेना है, वो कभी कभी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। आजकल जो, क्योंकि पहले की ये बात थी, तो आजकल ये बहुत सारे जो फौजी मकान हैं वो गिर चुके हैं और किसी दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना रखा था, दुर्ग यानी कि किला, किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना रखा था, वहां पर वहां अब घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर किसानों का बसेरा था तो वहां पर घर अब कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, परित्यक्त यानी कि जिसको त्याग दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला वहां पर था। तो लेखक कहते हैं वहां पर हम कुछ देर पानी पीने के लिए ठहरे और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें भी थी। जहां एक और कुछ तकलीफें भी थी तिब्बत यात्रा के दौरान, तो दूसरी कुछ आराम की बातें भी थी। तो वो आराम की बातें क्या थी वो हम आगे पढ़ते हैं। तो वो आराम की बातें ये थी कि वहां पर जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं था। देखिए क्या होता है कि जब भी आपके घर में कोई आता है, बाहर का कोई, अगर आपके घर की बेल बजती है तो सबसे पहले आप देखने जाते हैं। कभी भी आप ऐसे नहीं कि दरवाजा खुला है और जो आपके घर में आ रहा है वो सीधे अंदर आ जाएगा या आप उसको बैठा लेंगे, आप उसको चाय पानी, आप उससे प्रॉपर उसका एड्रेस पूछते हैं।
आप क्यों आए हैं, आप किस काम से आए हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं। और फिर आपको लगता है कि ये इंसान हाँ हमारी जान पहचान का है या हमारे काम से आया है, तभी आप उसको अंदर एंटर करने देते हैं, वरना आप उसको अंदर एंटर नहीं करने देते। तो ये तो एक सेफ्टी के पर्पज से है, लेकिन पहले के टाइम में ये सारी चीजें जात पात को देखकर हुआ करती थी। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि तिब्बत यात्रा के दौरान जहां उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि वो एक यात्रा है और वो एक छद्म के वेश में, एक भिक्षुक के वेश में यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और वो एक ऐसे रास्ते से यात्रा कर रहे हैं जहां से छुपकर जाना है, यानी कि किसी से, क्योंकि अनुमति नहीं है तिब्बत की यात्रा की। तो वो कहते हैं कि जब इस तरह की उनकी एक यात्रा है तो जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सुविधाएं उस रास्ते पर नहीं है, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं, और वो अच्छाइयां हैं यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यात्री हैं, उनके लिए बहुत सारी आराम की बातें हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जाति पाति छुआछूत का सवाल ही वहां पर नहीं है। और ना तो वहां पर औरतें पर्दा करती हैं और ना ही वहां पर औरतें पर्दा करती हैं। बहुएं निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। तो देखिए सेफ्टी पर्पस यहाँ पर भी खुला हुआ है, यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं वो जाति पाति छुआछूत को नहीं मानते। दूसरा कि वहां पर महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, यानी कि घर में अगर कोई आ गया तो ऐसा नहीं है कि घर के केवल पुरुष ही बाहर जाकर उसकी सेवा भगत करेंगे, उसकी आव भगत करेंगे। घर की महिलाएं भी जाकर उसकी सेवा कर सकती हैं, आव भगत कर सकती हैं, उसको बिठा सकती हैं। लेकिन जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के कुछ भिखमंगे आते हैं, कुछ भिखारी आते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जहां पर आप देखेंगे आगे बहुत सारे डाकुओं से जुड़ी हुई कहानियां भी उन्होंने बताई हैं। तो लोग अपनी सेफ्टी के पर्पज से उन भिखारियों को अंदर नहीं आने देते, कि जरूरी नहीं कि ये सच में भिखारी ही होगा। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिखारियों को छोड़कर वहां पर घर के अंदर भी, यानी कि आप घर के अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं और वहां पर अंदर उनके घर में जा सकते हैं। और दूसरा, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो, तब भी जो घर की बहू है या घर की सास है वो अपनी झोली में से चाय दे सकती है, यानी कि चाहे आप कितने भी अपरिचित हो। देखिए आज के समय में भी हमारे यहाँ शायद इतनी आजादी नहीं है, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी पर्पज है। तो यहाँ पर चाहे अगर आप बिल्कुल अपरिचित क्यों न हो, चाहे आप एक दूसरे को बिल्कुल ना जानते हो, तब भी जो घर की बहुएं हैं, घर की जो बेटियां हैं, घर की जो माएँ हैं, माताएं हैं, वो जाकर अपनी झोली से, यानी कि अपने आप उन्हें चाय ऑफर कर सकती हैं, चाय दे सकती हैं। और वह आपके लिए और वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे भी देगी। तो देखिए जो यात्री होते हैं वो अपनी जरूरत का छोटा मोटा सामान, खास तौर पर जो चाय जैसी चीज है, देखिए इंडिया है, हमारा भारत है, यहाँ पर चाय को हम एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में, क्योंकि चाय वैसे बहुत अच्छी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन इतनी आम है, इतनी पॉपुलर है लोगों में, इतनी ज्यादा फेमस है कि कई बार हम उसको एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में, अगर हमें सुस्ती आ रही है, अगर हम बहुत ज्यादा अलसाए से हो रहे हैं, तो अगर हमें एक कप चाय मिल जाती है तो थोड़ा सा फ्रेश हमें अंदर से लगता है, चाहे फिर वो हमारा माइंड हो, चाहे वो चाय का काम हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यात्री होते हैं वो अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसी जरूरी चीजें, जो वो कहीं पर भी चाय बनाकर पी सकते हैं या कहीं पर भी वो थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं, उसके लिए वो अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजें अपने साथ ले जाते हैं। तो कुछ यात्री जो इस रास्ते से यात्रा करते हैं, उनमें से एक यहाँ पर हमारे लेखक भी हैं, और वो कहते हैं कि
अगर आपके पास देखिए, क्योंकि चाय का तरीका सबका अलग अलग होता है बनाने का और पीने का। तो जैसे एक नॉर्मल चाय होती है, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप चाय में दूध, पत्ती, अदरक, इलायची, चीनी डालकर आप चाय सर्व करते हैं। लेकिन आपको हर जो थोड़ा थोड़ा जो कम्युनिटी है या थोड़ा सा जगह के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, अलग अलग वातावरण के हिसाब से आप चाय के टेस्ट में भी अंतर देख सकते हैं या उसके बनाने के तरीके में अंतर देख सकते हैं। तो यहाँ पर चाय बनाने का तरीका जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ हमने मक्खन, सोडा, नमक और ऐसी चीजें भी हमने यहाँ पर पड़ी है, तो शायद इनके चाय का तरीका भी कुछ और है। तो अगर आप ये जरूरी चीजें लेकर अपने साथ में चल रहे हैं, तो आप जाकर अगर उन्हें देंगे तो वो आपके लिए उसकी एक परफेक्ट चाय बनाकर लेकर भी आ सकती हैं। ठीक है। तो यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, क्योंकि कई बार होता है कि जब आपको अंदर बिठाया जाता है, आप बैठिए और आपके लिए चाय सर्व की जाएगी थोड़ी देर में, और अगर आपने अपना मक्खन, आपने अपना सोडा, आपने अपना नमक या जो भी चीजें आपने उन्हें अपनी दी है, आपको लगता है कि वो आपके मक्खन का मिस यूज करेगी, वो आपके मक्खन को ज्यादा ना डाल दे या आपके मक्खन की चोरी ना कर ले, तो आप जाकर खुद भी रसोई में जाकर आप जाकर चौड़ी में मथकर चाय ला सकते हैं। यानी कि आप खुद भी चाय मथकर ला सकते हैं। आपको इतनी परमिशन है कि आप रसोई तक भी जा सकते हैं। तो वहां पर लोगों के दिमाग और जो मन है वो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, वे खुले विचारों के लोग हैं। और मुझे लगता है कि जहां तक एक विश्वास भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर देखिए बहुत सारी चीजें केवल और केवल इसलिए नहीं होती कि वो उनके विचार कम है या वो खुले विचारों के नहीं है। कई चीजें अपनी सेफ्टी के लिए भी होती हैं, अपनी सुरक्षा के लिए भी होती हैं। लेकिन जहां पर विश्वास होता है, जहां पर भरोसा होता है, तो एक बार के लिए जो सेफ्टी है वो थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको डर है कि वो सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यानी कि कहीं ये वेस्ट ना कर दे या सारा ना ले ले, तो अगर आपको इस तरह का डर है तो आप खुद जाकर चाय बनाकर आप खुद चाय मथ कर ला सकते हैं। और चाय का अगर रंग तैयार हो जाए तो फिर उसमें मक्खन और नमक डालने की जरूरत होती है। तो ये तरीका अलग है, तो इसमें मक्खन और नमक डाला जाता है। इस तरह से परित्यक्त चीनी की ले, जब परित्यक्त चीनी की ले यानी कि जिसको त्याग दिया गया था, जहां पर पहले चीनी जो सैनिक रहते थे, उस परित्यक्त किले से लेखक कहते हैं जब हम आगे बढ़ने लगे, जब हम आगे चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि रोड टैक्स, रोड टैक्स होता है ना, जो टोल टैक्स हम आजकल भरते हैं, तो वही राहदारी मांगने वो आया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमने वो दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला से थोड़े पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। जो जगह है वहां पर थोड़ला, तो उसके आखिरी गांव में हम पहुंच गए। तो यहाँ पर सुमति जो लेखक के मित्र भी हैं और लेखक के सह यात्री भी हैं। सुमति की जान पहचान के आदमी रहते थे। तो जो ये जगह है थोड़ला, यहाँ पर जो लेखक के सह यात्री और लेखक के मित्र हैं सुमति, उनके जान पहचान के लोग रहते थे। और कुछ और भिखमंगे भी भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पहले तो यहाँ पर जो सुमति थे उनकी जान पहचान के आदमी थे, और दूसरा भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी कि क्योंकि वो एक भिखमंगे के वेश में थे, एक भिखारी के वेश में थे, तो उनको रहने के लिए एक अच्छी खासी जगह वहां पर मिल गई थी। लेखक कहते हैं 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। और किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में हम ठहरे थे। तो लेखक कहते हैं कि 5 साल पहले
5 साल पहले भी हम इसी रास्ते पर आए थे और उस समय पर हम भिखमंगे के रूप में नहीं, एक भद्र यात्री के रूप में, एक अच्छे से जो एक यात्री होता है जो यात्रा के लिए निकलता है, तो उस भद्र यात्री के वेश में हम आए थे। किंतु उस समय हमें किसी ने भी रहने के लिए जगह नहीं दी और गांव का जो सबसे गरीब झोपड़ा था वहां पर वो रुके थे और कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। तो वो कहते हैं कि ये बात शायद कुछ उस वक्त के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है कि उस समय के लोगों ने शायद क्या सोचा होगा, जाने क्या सोचा होगा कि उस समय वो एक भद्र यात्री के रूप में थे तब भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन आज वो जब एक भिखारी के रूप में है तो तब भी उन्हें रहने के लिए काफी अच्छी जगह मिल गई है। तो अब यहाँ पर और दूसरी बात यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका एक और रीजन हो सकता है कि खासकर शाम के समय छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। छड़ वहां की एक मदिरा कह सकते हैं, वहां की लोकल मदिरा जो लोग वहां के बनाते हैं और उसको पी लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि शायद इसका एक दूसरा रीजन भी हो सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है कि जो उस समय हमें ठहरने के लिए स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो छड़ पीकर बहुत कम होशो हवास दुरुस्त रख पाते हैं, बहुत कम होश हवास में वो रहते हैं। अब हमें सबसे विकट, सबसे कठिन, विकट का अर्थ होता है कठिन, डांडाथोला पार करना था। अब वो कहते हैं कि अब हमें सबसे कठिन जो जगह थी डांडाथोला, उसको पार करना था और डांडे की तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो डांडा है वही तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अब इसमें क्या है आप आगे देखेंगे। सबसे पहली बात कि इसकी जो ऊंचाई है वो 16 से 17,000 फीट की है। तो ऊंचाई कितनी है? 16 से 17,000 फीट की है। तो इस कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, क्योंकि उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है तो उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। और दूसरा, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, काफी सारी नदियों के कोने हैं, तो इस कारण से वहां दूर दूर तक किसी भी इंसान को नहीं देखा जा सकता। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक यात्रा के लिए एक रास्ता है, दूसरा यहाँ पर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तीसरा यहाँ पर मीलों तक कोई गांव नहीं है, तो सबसे बड़ी डरावनी बात यहाँ पर है कि ये डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। जो डाकू यहाँ पर होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्का दुक्का यात्री जो आता है यात्रा करने के लिए, ये उसी को उसी से छीन कर जो चीजें होती हैं वो लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आगे आप देखेंगे, यहाँ पर जो हथियार रखने पर पाबंदी नहीं है। जैसे कि हमारे देश में आपको बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर हथियार रखने पर पाबंदी नहीं है। तो जो यात्री जाता है उसके पास भी हथियार होते हैं और डाकुओं के पास तो हथियार होते ही होते हैं। तो डाकू को भी सामने से ये डर है कि अगर यात्री ने मुझे देख लिया या यात्री ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी भांप लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए वो यात्री को देखते ही उसको मार डालते हैं और उसके बाद फिर वो उसकी शिनाख्त करते हैं, देखते हैं कि इसके पास कुछ है भी या नहीं चुराने के लिए। पहले वो छोड़ते नहीं है कि पहले अगर देख लें कि ये चोरी करने लायक है भी या नहीं, या इसके पास देने के लिए कुछ है भी या नहीं, वो डायरेक्ट पहले उसको मारते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है तिब्बत के गांव में। जो तिब्बत के असल गांव हैं वहां पर आकर यदि खून हो जाए, गांव में आकर यदि मर्डर हो जाए, गांव में यदि खून हो जाए तो खूनी को सजा मिल सकती है, तब तो खूनी को सजा मिल सकती है। लेकिन
जो ये निर्जन स्थान है जहां पर कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है, उस निर्जन स्थान पर मरे हुए आदमी के लिए भी कोई परवाह नहीं करता। यानी कि अगर वहां पर कोई आदमी मर जाता है, वहां पर कोई आदमी मार दिया जाता है, तो उसको देखने वाला भी वहां पर कोई नहीं है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये है, ये डांडा का रास्ता। तो यहाँ पर कहते हैं कि सरकार जो है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। तो देखिए, अगर एक बार के लिए पुलिस वहां पे लगा भी दी जाए या सरकार अपनी खुफिया एजेंसीज वहां पे लगा भी दी जाए, तो कौन किसकी गवाही देगा? वहां पर कोई किसी की गवाही देने के लिए बचता ही नहीं है। यदि डाकू पकड़ा जाए तो वो तुरंत मार दिया जाता है, यदि डाकू को लोग मिल जाए तो वो तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं। पहले वो इंसान को मारता है, उसके बाद वो उसकी चीजें चुराता है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि वो पुलिस पर या खुफिया विभाग पर कुछ पैसे खर्च करना चाहती है। और डकैत जो होते हैं वो पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। और हथियार का कानून ना होने के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हथियार का कानून नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की परमिशन के कोई भी हथियार अपने साथ रख सकते हैं। तो हथियार की अनुमति हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्टल और बंदूक लेकर फिरते हैं। जैसे हाथ में हम लाठी लेकर जाते हैं ना कि कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर ना आ जाए तो थोड़ा सा डरा दे, तो ऐसे वहां पर लोग पिस्टल और बंदूक लेकर फिरते हैं हाथ में, क्योंकि वहां पर कोई लाइसेंस नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं करना है, वहां पर आसानी से ये सारी चीजें, ये सारे हथियार उपलब्ध हो जाते हैं। तब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि डाकू जान से न मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा रहता है। और हमें मालूम हुआ कि गांव में पिछले ही साल थोड़ला के पास एक खून हो गया था, और शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि हम भिखारी थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालकर कुची कुची यानी कि दया दया एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। तो लेखक कहते हैं कि हमें शायद थोड़ा बहुत इस बात की चिंता नहीं थी। वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि लेखक कहते हैं कि जहां पर भी हमें ऐसी सूरत दिखाई देती, हमें लगता कि ये डाकू है या ये ऐसा इंसान है कि जो हमें लूटने आया है या हमें परेशान करने आया है, तो लेखक कहते कि हम अपनी टोपी उतार लेते और जीभ बाहर निकाल लेते और उनकी भाषा में कूची कूची यानी कि हम पर दया करो और कुछ भीख में दे दो एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव था 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लेखक कहते हैं जब उन्होंने इस डांडे की यात्रा को पार किया तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्र और अपने सहयात्री सुमति, क्योंकि लेखक सुमति को ये सारी चीजें, ये सारा बंदोबस्त करने के लिए इसीलिए कहते थे क्योंकि सुमति जो थे वो एक पंडित थे और उनके जो यहाँ पर उनके काफी सारे यजमान उनके यहाँ पर रहते थे और सुमति अक्सर यहाँ पर आया करते थे अपने यजमानों से मिलने के लिए, उनके घर पर पूजा पाठ करने के लिए या बाकी अलग कामों से। तो लेखक कहते हैं ये 16 से 17 मील की जो चढ़ाई थी ये बहुत ज्यादा टफ थी, इसीलिए मैंने सुमति से कहा कि लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और हम सामान भी रख लेंगे और साथ में चढ़े चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लेखक ने अपनी जो तिब्बत की यात्रा है वो प्रारंभ की और अब लेखक कहते हैं कि उन्होंने दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर वो ऊपर की ओर चल पड़े, यानी कि वो अब लडकोर की तरफ निकल गए घोड़े पर सवार होकर। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तब हम
समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां कोई बर्फ, न सफेदी, न किसी तरह की हरियाली। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो ऊंचाई थी ये लगभग 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई थी, तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो हमारे दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम की ओर जो भी हिमालय थे, हिमालय के श्वेत शिखर थे, यानी कि जिन पर बर्फ की चादरें थी, वो श्वेत शिखर अब चले गए थे और भाटे की ओर देखने वाले जो हमें पहाड़ थे वो बिल्कुल नग्न थी। वहां पर कोई भी हरियाली नहीं थी, कोई सफेदी नहीं थी, किसी तरह की किसी तरह के कोई भी पेड़ पौधे वहां पर नहीं थी। और उत्तर की तरफ देखने पर केवल और केवल उन्हें वहां पर बर्फ वाली चोटियां, जो बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी, वो उन्हें दिखाई देती थी। और लेखक कहते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी कि उन पहाड़ों को, जो डांडे की पहाड़ियां थी, लडकोर की तरफ वो जो जा रहे थे, वहां का जो सबसे सर्वोच्च स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान था, वो डांडे के देवता का स्थान था, जो कि पत्थरों का एक ढेर था और जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। तो उनका जो मंदिर था, यानी कि देवता का स्थान जो था, वो कुछ और नहीं बल्कि पत्थरों का ढेर था। और उसमें जानवरों की सींग तथा जो कलरफुल पेपर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो तिब्बतियों के जो एक तरह से उसको पताकाएं कहते हैं, तो वो जो पताकाएं होती थी वो लगाई गई थी। ये जो पताकाएं होती हैं ये एक तरह से शुद्धता का प्रतीक होती है, यानी कि इनको जहां पर जो शुद्ध स्थान होते हैं वहां पर लगाया जाता है। तो इस तरह से राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई ये ल्हासा की ओर की जो यात्रा वृतांत है, इसको हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारी टाइमिंग है सेशन की, वो हमारी समाप्त हो चुकी है। तो हमने जितना भी इस सेशन में आज पढ़ा है, जितना भी रीड किया है, उसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें, उसको एक बार पढ़ें। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये यात्रा वृतांत लगेगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हमें हर बार सीखने को मिलती हैं। तो हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।